हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिमांडेड भी है। अगर हम किसी भी पेपर को उठा करके देखेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। और आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो टॉपिक हमारा ये है कि संगम युग, ठीक है। संगम युग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि संगम का मतलब क्या होता है। संगम का मतलब होता है परिषद। संगम यानी कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा करना। परिषद, गोष्ठी, ठीक है। परिषद या फिर गोष्ठी कहते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे वही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें जानना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको पूरा 2 घंटे का लेक्चर दे करके बोर नहीं करने वाला हूँ। वैसे आप बुक के साथ पढ़ करके, इतने साल से पढ़ करके याद कर ही रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट लेते हैं और इस 10 से 15 मिनट के अंदर वो जो ज़रूरी चीज़ है वो भी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे साथ अगर आपको वीडियो देखना है तो सिर्फ अपना 10 से 15 मिनट ही निकाल करके आइए और हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट्स मैंने ये लिखा है कि तीन संगम का आयोजन हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 संगम का आयोजन किया गया था। किसके समय में हुआ? तो पांड्य राजाओं के समय में हुआ। जैसे संगम में 3 राज्यों के बारे में देखने को मिलता है, चोल, चेरा और पांड्य। तो तीनों जो संगम का आयोजन हुआ था वो पांड्य राजाओं के समय में ही हुआ था, जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कुरल, ठीक है, कुरल जिसको तमिल साहित्य का माना जाता है, तमिल साहित्य माना जाता है। तो तमिल साहित्य कुरल की रचना किसने की थी? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। तो तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर, ये ध्यान रखेंगे, तिरुवल्लुवर, ये नाम आपको याद रखना है। कुरल के रचनाकार कौन है? तो तिरुवल्लुवर। और कुरल को एक और नाम से हम जानते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मुप्पाल, ठीक है। मुप्पाल, जिसको तमिल भूमि का बाइबल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो कुरल है, आप इस कुरल को जो देख रहे हैं वो तमिल भूमि का बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, कुरल या फिर मुप्पाल। आगे बढ़ते हैं। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तमिल व्याकरण का ग्रंथ होता है तोलकापियम। कई बार तो ये डायरेक्ट भी पूछा गया है कि तोलकापियम क्या है। तोलकापियम एक तमिल का व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ माना जाता है तोलकापियम को, और इसके रचनाकार तोलकापियर है। नाम से मिलता जुलता, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तोलकापियर, ठीक है, तोलकापियम, तोलकापियर। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं संगम जो आयोजन हुआ। पहला संगम स्थान कहाँ पे, अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, पहला जो संगम का आयोजन हुआ था, प्रथम, ये मदुरई में हुआ था। अगस्त्य से इसमें अध्यक्ष थे, अगस्त्य जो ऋषि अगस्त्य है वो। दूसरा संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ, जो कि अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य थे। तीसरा संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मदुरई में वापस हुआ और नक्कीकर इसमें अध्यक्ष थे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एज इट इज, क्योंकि ये तीनों अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। खास करके इसमें फर्स्ट और सेकंड तो आपको याद रखना है, और इसमें स्थान पूछा जाता है ज़्यादातर, मदुरई, कपाटपुरम और तीसरा फिर से मदुरई। अब यहाँ पे आता है शिल्पाधिकारम। तो ध्यान दीजिएगा, शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे? इलांगो। शिल्पाधिकारम के रचनाकार थे कौन? इलांगो। और इसे तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है। जो यहाँ पे शिल्पाधिकारम देख रहे हैं, शिल्पाधिकारम को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो शिल्पाधिकारम है ये किस धर्म से संबंधित है? तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। शिल्पाधिकारम का संबंध किससे? तो ये बौद्ध धर्म से होता है। और ऊपर में हमने चीजों को देखा था, जैसे यहाँ पे आपने देखिए तोलकापियम, तोलकापियम के रचनाकार कौन थे? तोलकापियर, राइट। और इसके बाद हमारा आता है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई के रचनाकार कौन थे? सितलैस सतनार। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि मणिमेखलाई के रचनाकार कौन थे? सितलैस सतनार। और शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई दोनों के दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। जबकि जीवक चिंतामणि जैन भिक्षु के द्वारा लिखा गया था, और वो भिक्षु कौन थे? तिरुत देवर, ठीक है। तिरुत नाम यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, तिरुतक देवर, ये नाम याद रखना है। तिरुतक देवर ने इसको लिखा है, जीवक चिंतामणि, और नाम से क्लियर होगा, ज से जीवक चिंतामणि, ज से जैन धर्म, लिखा है जैन भिक्षु तिरुतक देवर ने। तो ऊपर में हमने जो भी चीज़ें देखा है
जैसे तोलकाप्यम, तोलकापियर याद रखेगा, शिल्पाधिकारम इलांगो, मणिमेखलाई सितलैस सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुतक, देवर, ये सभी नाम याद रखने हैं क्योंकि बार बार ये रिपीट होते हैं, मेरे सिर्फ कहने से नहीं, आप पेपर में देखिएगा तो मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों या प्रदेशों का वर्णन मिलता है और वो कौन कौन है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, चोल, चेर और पांडे, यही 3 राज्यों के बारे में हमें जिक्र मिलता है। और सबसे इसमें शक्तिशाली जो राज्य बताया गया है वो चोल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली चोल हुआ करता था। दूसरे नंबर पे चेर और लास्ट में आपका पांडे है। चोल राज्य किन नदियों के बीच स्थित था, पहला प्रश्न ये बनेगा कि चोल जो राज्य है किन नदियों के बीच स्थित था, तो पेन्नार और दक्षिणी वेलारू, पेन्नार और दक्षिणी वेलारू नदी के किनारे स्थित था, बीच में स्थित था। अगला है कि पुहार पतन का निर्माण किसने कराया था, पुहार पतन का निर्माण किसने कराया था, तो चोल के एक राजा थे जिनका नाम है करिकाल, और करिकाल जो थे वो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माने गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, करिकाल, करिकाल, ठीक है। और एक यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, अरिकमेरु पतन जो था, कोरोमंडल तट के पास अरिकमेरु पतन, ये भी चोलों का ही एक पतन था, चोलों का ही एक बंदरगाह था, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि चेर राज्य के किस शासक ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो थे सेनगुटवन। सेनगुटवन नाम आपने कई बार सुना होगा, जिनको हम लोग लाल चेर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लाल चेर के नाम से भी ये फेमस थे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हें आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि संगम काल में अमाईचान क्या था, संगम काल में अमाईचान क्या था, तो संगम काल में अमाईचान हम लोग मंत्रियों को कहते थे, मंत्रियों को अमाईचान के नाम से जाना जाता था। और अगला प्रश्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि संगम युग में भूमि कर कितना होता था, संगम युग में भूमि कर कितना होता था, तो उपज का 1/6 भाग, यानी कि उपज का 6ठा हिस्सा होता था। जैसे विजयनगर साम्राज्य में हमने देखा था कि उपज का 6ठा हिस्सा ही वहां पर भी भूमि कर लगाया जाता था, तो उपज का 6ठा हिस्सा 1/6 भाग। अब यहाँ पे राजधानी, जो 3 हमने राज्यों के प्रदेशों के बारे में देखा, चोल, चेरा और पांडे, इन तीनों की राजधानी क्या क्या थी, तो ध्यान रखेंगे। पहला पूछा था कि चोल की राजधानी क्या थी, जब चोल साम्राज्य का स्थापना हुआ, विजयालय ने इसकी स्थापना की थी, तो स्टार्टिंग में इसकी राजधानी उरैयूर बनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी राजधानी तंजावुर थी। तो पहले ये पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ पर थी, उरैयूर, ठीक है, उरैयूर। और उरैयूर किसके लिए फेमस था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान रहेगा, उरैयूर जो था वो कपास के लिए फेमस था, कपास के लिए। चलिए चेरा की बात करते हैं। चेरा की राजधानी वंजी, चेरा की राजधानी वंजी, और पांडे की राजधानी मदुरै, यही 2 पूछा जाता है ज्यादातर, आप इन दोनों को याद रखिएगा। चोल की राजधानी उरैयूर के बाद में तंजावुर बना और पांडे की राजधानी मदुरै है, ठीक है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था, ठीक है, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का जो उदय हुआ वो सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई, विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है, तो हम इसको देख सकते हैं तोलकापियम नामक ग्रंथ में, और तोलकापियम के रचनाकार कौन थे, नाम से ही, नाम के साथ ही इनका मैच होता था, तोलकापियर, ऊपर में देखे थे तोलकापियम के रचनाकार तोलकापियर, ठीक है, तोलकापियम के तोलकापियर। आगे बढ़ते हैं। चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था, चोल जो था अपने आप में काफी समृद्ध राज्य था, तो चोलों की समृद्धि का प्रमुख जो कारण था हम क्या कहेंगे, सुविकसित वस्त्र उद्योग, सुविकसित वस्त्र उद्योग, ठीक है, सुविकसित वस्त्र उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि पांडे राज्य में बंदरगाह कौन था, पांडे राज्य में बंदरगाह कोकई था, सालियूर था। यहाँ पे हमने देखा था पुहार पतन किसका, तो पुहार पतन जो कि कारिकल ने बनाया था, यानी कि चोलों का ये पतन था, जबकि यहाँ पे कोकई और सालियूर जो देख रहे हैं वो पांडे राज्य के द्वारा बनाई गई बंदरगाह थी, और इनका एक बंदरगाह था, राइट। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संगम युग में उझावर क्या होता था, उझावर, संगम युग में उझावर हल चलाने वालों को कहते थे, हल चलाने वालों को उझावर के नाम से जानते थे। तमिल भूमि का बाइबल किसे कहते हैं, कुरल या फिर मुपाल को कहा जाता है, और कुरल के रचनाकार कौन थे, कुरल के रचनाकार हमने यहाँ पे देखा था तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर, ये चीज याद रखेंगे। अब यहाँ से जो कि पूछा जाता है तीनों राज्यों के प्रतीक चिन्ह के बारे में, डायरेक्ट कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कई बार पूछा गया डायरेक्ट प्रश्न। तो चोल का क्या था, चोल जो राज्य था इसका प्रतीक चिन्ह चीता, ठीक है, चोल का प्रतीक चिन्ह चीता, और चेरा का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण, धनुष और बाण, और पांडे का मछली हुआ करता था। देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे, चोल जो है
चोल को हम चोर कहते हैं, ठीक है, चोल जो है चोर कहिए, चोर। तो चोर चोरी करके कैसे भागता है? चीता की तरह भागता है भाई। अब चोरी किए तो तेजी में भागना पड़ेगा, चीता की तरह भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीता। और पांडे को कैसे याद रखेंगे? जो हमारे महाभारत के पांडव हैं, पांडव, 5 पांडव, उनमें आपने मछली का संबंध जरूर देखा होगा। जब अर्जुन मछली के आंख में तीर मारते हैं तो कहीं ना कहीं पांडे जो थे, यानी कि पांडव, हम समझ सकते हैं कि पांडव को पांडे से संबंध रखिए और वो मछली से। तो जब 2 क्लियर होगा तो तीसरा तो वैसे भी क्लियर हो ही जाएगा। तो तीसरा आपका है धनुष और बाण, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा क्या आता है? तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता किसे कहते हैं? तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता के नाम से किसे जानता है? मुरुगन। मुरुगन जो थे वो पूछा जाता है कि जो तमिल है, तमिल प्रदेश है, इसमें प्राचीन देवता के रूप में किसे जानता है? मुरुगन को, ठीक है, मुरुगन को। और एक प्रश्न ये ध्यान रखेगा कि मुरुगन को अरुपदे बिंदु के रूप में सम्मानित किया गया है। एक तरह से उपाधि कह सकते हैं कि अरुपदे बिंदु के रूप में सम्मानित इनको किया गया। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि कर्णगी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण किसने करा था? पत्नी के मंदिर का निर्माण किसने करा था? पत्नी पूजा को किसने स्थापित किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो वो थे लालचेर यानी कि सेनगुटवन, ठीक है, लालचेर यानी कि सेनगुटवन, ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद है तमिल काव्य का इलियड। तमिल काव्य का इलियड किसे कहते हैं? तो आपका शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार हम किसे देखें? तो शिल्पाधिकारम के रचनाकार आप यहाँ पे इलांगो को देख सकते हैं, ठीक है, शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलांगो। और मणिमेखलाई के रचनाकार हम यहाँ पे सिद्धलैस सतनार को याद रखेंगे, राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, यानी कि किस ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य जो थे, इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप संगम काल से, संगम युग से इतने सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, रखते हैं माइंड में, तो पेपर में इससे बाहर 22 चांस क्वेश्चन होता है। अगर मतलब 1 से 2% ही चांस होता है कि बाहर आए, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आपको 2 घंटे का लेक्चर चाहिए तो फिलहाल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आपके पास बुक्स हैं, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने साल से तो पढ़ते ही रहिए। तो हमारा जो वीडियो का मकसद होता है कि शॉर्ट चीज़ों में, यानी कि शॉर्ट टाइम में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ मतलब कि पहुंचाया जाए, आपके पास पहुंचाया जाए। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि आप 2 घंटे का क्लास लें, उसमें 1 घंटा भाषण दे फालतू का और उसमें आपके टाइम वेस्ट किया जाए। तो बस मेरा, अगर आप सारी वीडियो को देखेंगे तो इसी तरह का होता है, छोटा छोटा वीडियो और उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, आप लोग की डिमांड क्या है, किस टॉपिक की डिमांड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।